Hey, do you know maths is known as queen of sciences? बट ऐसा क्यों? क्योंकि मैथ्स हर जगह प्रेजेंट है. बी इट एनी सब्जेक्ट, मैथ्स इज एवरीवेयर. अब मैथ्स का जो फाउंडेशन होता है वो नंबर्स होते हैं. मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स. तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं वो कहाँ कहाँ हमारी डेली लाइफ में प्रेजेंट है. 1 2 3 4 5 In counting things, in measuring length, in measuring temperature. ए नंबर बोल उसका. 9 8 2. बस 10 नंबर हो गया. नहीं, अभी तो 3 ही हुए. नंबर बोल उसका. 9 बस 10 नंबर हो गया. नहीं, अभी तो 3 ही हुए. ओके, सो अभी अभी हमने देखा कि नंबर्स इतनी सारी जगह पर प्रेजेंट हैं, चाहे वो हमारी काउंटिंग में हेल्प करें, चाहे वो हमारे फ्लोर्स की काउंटिंग में हेल्प करें, चाहे वो किसी मेजरमेंट को करने में हेल्प करें, चाहे वो हमारे नंबर्स गैजेट्स में हेल्प करें, बी इट आर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एंड सो मेनी प्लेसेस, राइट. सो चलिए लेट्स लर्न अबाउट मोर नंबर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स. हेलो एवरीवन, सो जल्दी से आ जाइए क्लास में. और अभी आपने देखा कि मैथ्स इतना अमेजिंग है, हर जगह कहीं ना कहीं यूज होता है. और मैथ्स की जो फाउंडेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है भाई? हमारे नंबर्स से स्टार्ट होती है. क्योंकि सबसे पहले जूनियर क्लासेस में जब हमें मैथ्स पढ़ाया जाता था तो हमें नंबर्स के बारे में ही सबसे पहले सिखाया जाता था. सो व्हाई नॉट लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर मैथ्स विद नंबर्स ओनली, राइट. सो हम आज के सेशन में हमारा फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज रियल नंबर्स. आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत नंबर्स के बारे में जानते हैं, सो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है. बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है और एकदम मजे मजे में सारी चीजें हो जाएंगी. ओके, एंड जो भी स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, सो मैं अपने आप को एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. माय नेम इज आरुषि मल्होत्रा और हम मिलकर मैथ्स में क्या करेंगे भाई? चक दे फट्टे कर देंगे. ओके, चलो, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले नंबर्स की शुरुआत होती है काउंटिंग से. हम लोग चीजों को काउंट करते हैं, 1 2 3 4. सो इसीलिए इन सभी नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं. और जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल एन, जिनको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 100 200 300 एंड सो ऑन. ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स. अब इन्हीं नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में अगर हम एक जीरो को और घुसा दे तो वो बन जाता है हमारे पास होल नंबर्स का कलेक्शन. यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर्स. ओके, सो वो बन गया हमारे पास द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स. सो यहां से आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि आपके पास ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं. ये सारे के सारे हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और एक जीरो जो है ये एक्स्ट्रा है और इस कलेक्शन को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स. सो वेरी इजीली यू कैन से दैट एवरी नेचुरल नंबर, ये बहुत ही ना सिंपल बातें हैं. जब मैं आपको बता रही हूं तो आप सोच रहे हो मैम इतना बेसिक है, हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? लेकिन ये सारे पॉइंट्स बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो 1 मार्कर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं. और फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना तो इतनी कंफ्यूजन हो जाती है. सो इट्स बेटर कि शुरुआत से ही सारी चीजों को हम क्लियर करके चले, है ना. सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, राइट. बट आप यहां पर देख सकते हो कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर. कैसे? ये चीज आप बहुत इजीली देख सकते हो कि जीरो हमारा एक होल नंबर है बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. सो जरूरी नहीं है कि सारे होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाए जाएंगे. ठीक है, चलिए. उसी के बाद अब अगर आप लिफ्ट को ध्यान से देखें, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि अगर हम लिफ्ट को ध्यान से देखें, इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि लिफ्ट में नंबर्स क्या होते हैं? -1 -2 0 1 2, यानी कि जो फ्लोर्स को डिपिक्ट करते हैं. जीरो जो होता है वो हमारा ग्राउंड फ्लोर है,
1 नंबर है फर्स्ट फ्लोर, 2 नंबर है सेकंड फ्लोर एंड सो ऑन। -1 की जब बात करते हैं दैट मीन्स हम 0 से नीचे आ रहे हैं, हम बेसमेंट में जा रहे हैं। -2 की बात करें तो हम सेकंड बेसमेंट में जा रहे हैं। सो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर या 0 के नीचे नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो इंटिजर्स कहलाए जाते हैं। यानी कि अगर हम होल नंबर्स के कलेक्शन में नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दें तो वो हमारा कलेक्शन ऑफ इंटिजर्स बन जाता है, और जिनको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे देखिए क्या है, ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। 0 को और इंक्लूड कर दिया तो ये हमारे होल नंबर्स बन गए, और अगर नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया तो ये हमारे इंटिजर्स बन गए। ये हमारे क्या बन गए, इंटिजर्स बन गए। बहुत सिंपल। सो यहां से आप क्या देख सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटिजर, एवरी होल नंबर इज एन इंटिजर, बट एवरी इंटिजर इज नॉट अ होल नंबर, एवरी इंटिजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ? क्योंकि -1 एक इंटिजर है बट इट इज नॉट अ होल नंबर, -2 एक इंटिजर है बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर है? सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप साइड में यहां पर लिख सकते हो कि एवरी इंटिजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, एवरी इंटिजर इज नॉट अ होल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर एंड एवरी होल नंबर इज एन इंटिजर। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, ध्यान से देखिए, जो हमारे इंटिजर्स का कलेक्शन होता है वो क्या होता है? जो हमारे इंटिजर्स का कलेक्शन है वो है बीच में 0, राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, और 0 जो है वो बीच का बिच्छू है, यानी कि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर है? इजी। अच्छा, अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव इंटिजर्स। बहुत सारे क्वेश्चन में हम यूज करेंगे ये वर्ड पॉजिटिव इंटिजर्स। सो पॉजिटिव इंटिजर्स क्या है हमारे पास? पॉजिटिव इंटिजर्स हैं हमारे पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव इंटिजर्स हैं, यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जिनको हम नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। सो पॉजिटिव इंटिजर्स का मतलब और कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो नेचुरल नंबर्स ही हैं। सो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दीज आर नथिंग बट नेचुरल नंबर्स। ये और कुछ नहीं है, पॉजिटिव इंटिजर्स का मतलब नेचुरल नंबर्स ही है। अगर मैं यहां पर लिख देती हूं नॉन नेगेटिव इंटिजर्स, अगर मैं यहां पर ये वर्ड यूज कर रही हूं नॉन नेगेटिव इंटिजर्स, यानी कि ऐसे इंटिजर्स विच आर नॉट नेगेटिव, विच आर नॉट नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव इंटिजर्स को भूल जाइए और उसके बाद आपके पास क्या क्या बचा है? आपके पास बचा है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट। सो नॉन नेगेटिव इंटिजर्स में हमारे पास ये बचा है, यानी कि दिस इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। This is a collection of whole numbers. So non-negative integers are nothing but whole numbers. So अगर ये सारे terms क्वेश्चन में या कहीं पर भी इस्तेमाल होते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पॉजिटिव इंटिजर्स आर नेचुरल नंबर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटिजर्स आर होल नंबर्स। ओके, चलिए, अब अगर मानो आप कोई भी 2 इंटिजर पिक करो, आप उन्हें ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो। चलो जल्दी से कोई भी 2 इंटिजर पिक कर लीजिए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर हमेशा एक इंटिजर ही निकल कर आएगा। लेकिन डिवीजन के केस में हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 और 3 मेरे पास ये 2 इंटिजर्स हैं और अगर मैं इन्हें डिवाइड करती हूं तो मेरा आंसर जो है वो एक इंटिजर नहीं निकल कर आया। -3 एंड 7 ये हमारे पास 2 इंटिजर्स हैं, मैं इन्हें डिवाइड कर रही हूं, आंसर हमारा -3/7 आया है, विच इज नॉट एन इंटिजर। ये इंटिजर तो नहीं है, नॉट एन इंटिजर। अब ये इंटिजर नहीं है तो इस टाइप के नंबर्स को, इन टाइप के नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। इन टाइप के नंबर्स को, जहां पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम नंबर्स को लिख पा रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। जहां पर हम रेशो के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, है ना, जैसे कि
2/3, -3/7, 1/2, ये सभी के सभी हमारे रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि हम यहां पर रेशो के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं. सो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं which can be written in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0. ध्यान दीजिए, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें आप p/q यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड p और q हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि Q हमारा 0 नहीं हो सकता, बट P कैन बी 0. अच्छा, अब इस चीज का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना. अब इस चीज का मतलब क्या है, अगर मैं 2/0 करती हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को 2 मान लिया और डिनोमिनेटर को 0 मान लिया, इसका आंसर क्या आएगा? अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, आपका आंसर क्या आता है? चलो डिवाइड करके देख लो. आप किसी भी नंबर 2 को 0 से डिवाइड करके देख रहे हो, तो 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा, आंसर इज 0 ओनली. यानी कि 0 इंटू 2 करूंगी तो आंसर 0 आएगा, रिमाइंडर आ गया 2. 0 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर से आंसर 0, रिमाइंडर 2, और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा. यानी कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमारे पास कभी भी कोई आंसर नहीं निकल के आएगा. यानी कि हम 0 के साथ डिवीजन नहीं कर सकते. डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल. आप यहां पर लिख सकते हो, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल. 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हो. डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता, लेकिन हमारा न्यूमरेटर 0 हो सकता है. हमारा न्यूमरेटर कैन बी 0. कैसे? अगर आप 0/2 लिखते हो तो आंसर 0 ही रहेगा, है ना. अगर आप 0/2 कर रहे हो तो आंसर 0 ही रहेगा. यानी कि अगर आप 0 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आपका 0 ही आएगा. कैसे? क्योंकि 2 इंटू 0 करेंगे तभी आंसर 0 आएगा, और आंसर आ गया 0, है ना. सो यानी कि अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करिए, आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करिए, आंसर विल ऑलवेज बी 0. तो इसीलिए न्यूमरेटर कैन बी 0 बट द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, क्लियर है. सो ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं. अब आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है 2, ये हमारा एक इंटीजर भी है, ये एक होल नंबर भी है, और ये एक नेचुरल नंबर भी है. अब मैं इसे कहूंगी कि भाई ये रैशनल नंबर भी है. कैसे? बिकॉज 2 कैन बी रिटन एज 2/1, 4/2, है ना, 12/6, ऐसे लिखा जा सकता है. बिल्कुल, बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सकता है. सो इसीलिए 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. यानी कि जितने भी इंटीजर्स अभी तक हमने देखे हैं, वो सभी के सभी हमारे रैशनल नंबर्स बन सकते हैं. ओके, राइट. चलिए, अब बारी आती है इरैशनल नंबर्स की, है ना. रैशनल नंबर्स हमने देखा, अब उसका उल्टा इरैशनल नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल नहीं है. यानी कि इरैशनल नंबर्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल नहीं है, यानी कि द नॉन रैशनल नंबर्स. नॉन रैशनल नंबर्स, ओके. नॉन रैशनल नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं. यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर p और q हमारे इंटीजर्स होते हैं और q हमारा 0 के बराबर नहीं होता है. ओके, ऐसे नंबर्स को हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है √2, √5 एंड सो ऑन. √2, √5, √3, √7, √8, √11, ये सभी क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं हमारे किसके? इरैशनल नंबर्स के. ओके, अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैम 2 को तो हमने ऐसे लिख दिया था, 2 को तो हमने ऐसे लिखा और हमने बोल दिया कि ये हमारा रैशनल नंबर बन गया, ये हमारा रैशनल नंबर बन गया. तो क्या √2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या √2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं और ये भी हमारा एक रैशनल नंबर बन जाएगा? भाई आना चाहिए ना आपके मन में ये सवाल. अगर नहीं आया था तो मैंने पूछ लिया
कि √2 को भी हम लिख सकते हैं √2/1, तो ये भी तो रैशनल नंबर बन गया ना, क्योंकि इसको भी हम p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अच्छा देखो, तो भाई रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ध्यान से देखिए कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में लिख रहे हैं जहां पर p और q दोनों के दोनों हमारे इंटिजर्स हैं और q हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो यहां पर आप देखिए कि अगर आपने इसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा तो यहां पर हमारा p हो गया √2 और q हो गया 1। ये तो हमारा इंटिजर है, ये तो हमारा इंटिजर है, बट ये हमारा इंटिजर नहीं है, ये हमारा इंटिजर नहीं है, तो इसीलिए ये एक रैशनल नंबर नहीं है, इसीलिए ये एक इररैशनल नंबर है। ठीक है, इसीलिए ये एक इररैशनल नंबर है। ओके, अब मुझे बताइए, क्या √4, √16, √25, √81 ये सभी हमारे क्या इररैशनल नंबर्स हैं? क्या ये सभी भी हमारे इररैशनल नंबर्स हैं? अभी मैंने आपको बताया √2, √5, √3 ये सभी के सभी इररैशनल नंबर्स हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटन इन द p/q फॉर्म। सो क्या ये सब नंबर्स भी हमारे इररैशनल नंबर्स हैं? अच्छा, ये √4 का मतलब क्या है? √4 का मतलब क्या है? आपने स्क्वायर रूट पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में आपने स्क्वायर रूट पढ़ा है। सो स्क्वायर रूट 4 का मतलब है आप एक ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर करने पर आंसर आता है 4। सो आप बोल दोगे कि 2 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आंसर आता है 4, है ना। अब देखो, अगर मुझे √2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं ढूंढूंगी यार एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर आंसर आता है 2। आप कहोगे मैम पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है, हम ऐसा कुछ भी निकाल ही नहीं सकते, है ना। सो इसीलिए √2 हमारा एक इररैशनल है और यहां पर √4 की वैल्यू है 2, √4 की वैल्यू है 2, √16 की वैल्यू है 4, √25 की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 9। सो इसीलिए ये हमारे इररैशनल नंबर्स नहीं, ये हमारे रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। सो आपको समझना है, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है ना कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। सिमिलरली यहां पर भी हर रूट के अंदर आने वाला नंबर इररैशनल नहीं होता है, कुछ नंबर्स हमारे रैशनल भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ आया सभी को? राइट। सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स, व्हाट आर इररैशनल नंबर्स, ये चीज क्लियर हुई है ना। चलिए अब चलते हैं आगे और बात करते हैं एक बहुत ही प्यारे से फ्लो चार्ट की, जिससे आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद नेचुरल नंबर्स में ही अगर आपने एक 0 और घुसा दिया तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स, है ना। फिर होल नंबर्स में आपने नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया, घुसा दिया, तो वो बन गए इंटिजर्स। अब इंटिजर्स को अगर आप आपस में डिवाइड कर रहे हो, यानी कि उनका रेशो निकाल रहे हो, तो वो बन जाते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। सो यहां से हम क्या सीख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर्स हमारे इंटिजर्स हो सकते हैं, इंटिजर्स हमारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है कि ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटिजर्स, क्योंकि आप देख सकते हो 1/2, 2/3, -1/2 ये सब रैशनल नंबर्स हैं, बट ये इंटिजर्स नहीं है। ऑल इंटिजर्स आर नॉट होल नंबर्स, -1, -2, -3 ये इंटिजर्स हैं, बट ये होल नंबर्स नहीं है। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 0 एक होल नंबर है बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, अब रैशनल नंबर्स के अलावा भी हमारे पास और भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि इररैशनल नंबर्स, जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल √2, √3 एंड सो ऑन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर्स मिलकर हमारे पास बनते हैं रियल नंबर्स। मिलकर हमारे पास क्या बनते हैं? रियल नंबर्स, जिनके बारे में हमें आज के सेशन में डिस्कशन करना है। क्लियर है यहां तक? ओके। अब बात आती है कि जो भी आपके पास रियल नंबर्स हैं, अगर आप उन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले तो भाई बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आपके पास रियल नंबर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला रैशनल नंबर्स,
ओके, एंड दूसरा आता है इरैशनल नंबर्स, और दूसरा आता है इरैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स में हमारे पास आते हैं इंटिजर्स, इंटिजर्स में हमारे पास आते हैं होल नंबर्स, एंड होल नंबर्स में आते हैं हमारे पास फिर एंड में नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर के एग्जाम्पल देखो। सबसे पहला अगर 1/2 देखें, 1/4 देखें, 1/3 देखें। ठीक है जी, ध्यान से देखना। 1/2 को अगर आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5। 1/4 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25। 1/3 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे, और कैसे करोगे ध्यान से देखिएगा। कैसे करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड किया तो सबसे पहले तो पॉइंट लग जाएगा, 3 में 3 मल्टीप्लाई किया आ गया 9, फिर से रिमाइंडर हो गया 1, फिर से 3 into 3 किया, यहां पर आ गया 9 एंड रिमाइंडर 1। सो ऐसे करते जाएंगे, आपका रिमाइंडर 1 आता जाएगा। सो यानी कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.333 एंड सो ऑन। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर्स जो हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके से बन रहा है। कैसे, एक तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद ये एक ही प्लेस के बाद रुक गया, यहां पे ये डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस के बाद आकर रुक गया। तो कोई चीज रुक रही है यानी कि वो टर्मिनेट कर रही है, तो यानी कि ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर है। यहां पर आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद ये तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि हर बार हमारा रिमाइंडर 1 ही आने वाला है, हर बार रिमाइंडर 1 ही आने वाला है, राइट। सो यानी कि ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो रुक नहीं रहा है ना, लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार 3 ही आज आ रहा है, तो इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, ये कौन सा केस है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस है। सो रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अच्छा, अब इरैशनल नंबर्स के केस में बात करें तो इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते हैं, जो कि नॉन रैशनल होते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि रैशनल नहीं है, नॉन रैशनल है। रैशनल नहीं है तो वो टर्मिनेट तो नहीं करेंगे, टर्मिनेट तो नहीं करेंगे, तो यानी कि वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद अब आप यहां पे देखो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर्स भी होते हैं, सो ये भी नहीं होगा, तो क्या होंगे, वो नॉन रिपीटिंग होंगे, यानी कि वो रिपीट भी नहीं करेंगे अपने आप को। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला जो हमारा केस है वो हमारा क्या होगा, इरैशनल नंबर्स का होगा। सो डेसिमल एक्सपेंशन की जब भी बात आए, रैशनल नंबर्स के केस में हमारा डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। इरैशनल नंबर्स के केस में इट इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, चलिए अब इसी के साथ साथ हम बार बार बोल रहे हैं कि √2 ये हमारा इरैशनल है। क्यों है, क्योंकि अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो आपको दिख रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना बड़ा है, 1.414213 विच इज नेवर एंडिंग, वो चलता ही जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और वो रिपीट भी नहीं कर रहा है। सो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए ये हमारा एक इरैशनल नंबर कहलाया जाता है, इसीलिए इट इज नोन एज एन इरैशनल नंबर। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा कि मैम आप तो देख सकते हो कि यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, फिर यहां पर भी 1 है, तो भाई 1 तो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है ना, है ना। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस हो गया।
नहीं। आप देखिए यहां पर 1 के बाद 4 है, यहां पर 1 के बाद 3 है, यहां पर 1 के बाद 6 है, तो ये तो रिपीट नहीं कर रहा। हमें रिपीटिंग वाला केस क्या चाहिए कि 0.6666 एंड सो ऑन, कि हर बार 6 ही आ रहा है, या फिर 0.232323 एंड सो ऑन, कि हर बार 232323 ही रिपीट हो रहा है। हमें रिपीटिंग वाला ये केस चाहिए। ये जो है हमारा, ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस। ठीक है ना, ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस। अगर कभी ऐसा कोई नंबर दिखता है तो ये हमारा रैशनल नंबर कहलाया जाता है, तब ये हमारा रैशनल नंबर कहलाया जाता है। अदरवाइज ऐसा कोई नंबर है जहां पर टर्मिनेशन भी नहीं हो रही है, वो रुक भी नहीं रहा है और वो रिपीट भी नहीं कर रहा है, तब वो हमारा इरैशनल नंबर कहलाया जाता है। ओके, क्लियर। अब आप कहोगे कि मैम पाई क्या है ना? पाई खाने वाला पाई नहीं है, लॉटे चौको पाई नहीं है, एप्पल पाई नहीं है। ये मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई जो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालने में हेल्प करता है हमें। तो वो क्या है भाई? रैशनल है, इरैशनल है, क्या है? सोचो सोचो क्या है? हम बोलते तो हैं कि यार पाई की वैल्यू ना 22/7 ले लो, या पाई की वैल्यू 3.14 ले लो। तो पाई क्या हुआ? पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या हुई? सोचो, पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या हुई? भाई बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, कि पाई की तो भाई ये दोनों वैल्यूज हो गई। लेकिन मैं कहूंगी कि बच्चे ये गलत है। आंसर हमारा नन ऑफ दीज है। आंसर हमारा नन ऑफ दीज है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पाई की जो है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। पाई की एक्चुअल वैल्यू जो है वो आज तक कोई भी सुपर कंप्यूटर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाया है, बिकॉज पाई जो है वो हमारा एक इरैशनल नंबर है। पाई जो है वो हमारा एक इरैशनल नंबर है। आप देख सकते हैं कि पाई की वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ प्लेसेस तक निकाल चुके हैं और आगे भी वो चलता ही जा रहा है, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सुपर कंप्यूटर्स भी आज तक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर पाए हैं। तो हम भाई किस खेत की मूली हैं, हम भी नहीं फाइंड कर पाएंगे, है ना? सो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो बहुत लंबी है, बिकॉज पाई इज एन इरैशनल नंबर। लेकिन जब भी हमें एरिया, पेरीमीटर या सर्कल की जब भी बात होती है, जहां पर भी पाई इस्तेमाल हो रहा होता है, वहां पर हम वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर लेते हैं टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजी। हम 22/7 या 3.14 यूज कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 22/7 ये और 3.14 ये रैशनल नंबर्स हैं। ये रैशनल नंबर्स हैं, बट पाई जो है ये एक इरैशनल नंबर है। बट पाई जो है ये एक इरैशनल नंबर है। ओके, सो अगर आप देखें 22/7 को अगर आप सॉल्व करके देखें, अगर आप इसे सॉल्व करें तो 3 के टेबल पे जाएगा, 21 पे, देन 1, फिर उसके बाद ये 1 पर गया 7 एंड दिस इज 3, फिर से ये गया 4 पे 28 एंड ये गया 4, सो ये हो गया 40 एंड दिस इज 5, देन 35 -5 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा, है ना? सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाला केस। ओ सॉरी, दिस इज टर्मिनेटिंग वाला केस, लेकिन ये कुछ प्लेसेस के बाद आकर टर्मिनेट हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कि 22/7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 3.14 और पाई की भी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है वो भी है 3.14। तो इसीलिए हम पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि पाई की एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं जो हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्लियर? चलिए, सो अब आ जाते हैं, बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की थोड़े से डिटेल में। अगर मैं आपको कोई ऐसा नंबर दे दूं, सपोज 21 अपॉन, या फिर चलिए 11/35, ठीक है,
और मैं कहती हूं कि बिना डिवाइड करे आप मुझे बताइए कि ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर है। तो आप कैसे बताओगे? तो आप मुझे बताओगे डिनोमिनेटर की हेल्प से, डिनोमिनेटर यानी कि जो आपका Q है 35 उसकी हेल्प से आप अपने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। आप अपने डिनोमिनेटर का क्या करोगे भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। ठीक है, आपने अपने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया यानी कि आप 35 को लिख सकते हो 5 into 7। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद वो 2 raised to power m एंड 5 raised to power m के फॉर्म में आता है, जहां पर n और m हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं यानी कि हमारे होल नंबर्स हैं, जो कि अभी मैंने आपको समझाया। सो कंफ्यूज नहीं होना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है होल नंबर्स है। अगर आप क्या कर रहे हो, Q का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो और अगर उसकी फॉर्म आती है 2 और 5 यानी कि उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 ही हैं, तब हमारा रैशनल नंबर टर्मिनेट करेगा, तब हमारा रैशनल नंबर टर्मिनेट करेगा। अगर 2 और 5 के अलावा हमारे पास कोई भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं, जैसे यहां पर 5 है लेकिन 7 है, 2 नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आप चेक करना चाहें तो आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालकर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, वही सेम चीज है। अगर मानो मैं यहां पर आपको बोलती हूं 1/4 का डेसिमल एक्सपेंशन तो आप वैसे भी जानते ही हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। और आप यहां पर देखिए कि आपका डिनोमिनेटर क्या है? 4 है, जिसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 5 रेज्ड टू पावर 0, बिकॉज एनी नंबर रेज्ड टू पावर 0 इज 1। बस आपका बेस 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा हुआ है। सो यहां पर आप देख सकते हो कि 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 0 के फॉर्म में ये लिखा जा सकता है, इसीलिए ये टर्मिनेट कर रहा है, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग है, इसीलिए क्या है? ये टर्मिनेटिंग है। सो अगर किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो जहां पर n और m हमारे होल नंबर्स हैं, तो वो रैशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा हमारे पास कोई प्राइम फैक्टर्स बनते हैं, जैसे यहां पर 7 था, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर कहलाया जाएगा। वही सेम चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, अब चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। सो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, आपको बिना डिवाइड करे बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। सो यहां पर आप इसका डिनोमिनेटर देखेंगे और आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो ये जाएगा 6, देन दिस विल बी 2 एंड 5, फिर से 5 के टेबल में ये जाएगा 1 2 5, फिर से 5 के टेबल में जाएगा 25, फिर से 5 के टेबल में जाएगा 5 and 1. Okay, so 3 1 2 5 can be written as 1 2 3 4 5. So 5 raised to power 5 and 2 raised to power 0, यानी कि हम इसको लिख पा रहे हैं 2 raised to power n into 5 raised to power m, जहां पर n और m हमारे होल नंबर्स हैं। वो क्या है? हमारे होल नंबर्स हैं, यानी कि 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। सो आप देख सकते हो कि इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 ही हैं। सो इसीलिए ये क्या हो गया? ये टर्मिनेटिंग हो गया। सो विदाउट डिवाइडिंग, बिना एक्चुअली डिवाइड किए, आपने सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को देखकर ही आंसर बता दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकेंड पार्ट को देखें तो इसका डिनोमिनेटर 8 है एंड 8 कैन बी रिटन लाइक दिस। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसके फैक्टर्स भी सिर्फ 2 और 5 ही हैं, तो इसीलिए ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। राइट, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड पार्ट आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, लास्ट फोर्थ पार्ट देखिए, इसका डिनोमिनेटर 35 है एंड 35 कैन बी रिटन लाइक दिस। यहां पर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा 7 भी है, तो इसीलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिपीटिंग है। क्लियर है? बट रिपीटिंग है। ओके, राइट? समझ आया सभी को? समझ आया? थर्ड पार्ट ट्राई करके कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देना है। ओके जी, चलिए अब बात करते हैं कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स की, जैसे कि इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, जो आप अपनी ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़कर आए हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, यानी कि द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2। ओके। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी कि द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2। ओके। उसके बाद बारी आती है मेन इंपॉर्टेंट चीज की, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दैट इज प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स बच्चे वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अच्छा, अब सबसे पहले तो फैक्टर वर्ड का मतलब समझिए। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं आपको कहती हूं कि आप मुझे फैक्टर्स ऑफ 12 बताइए, ठीक है, अगर मैं आपसे कहती हूं आप मुझे फैक्टर्स ऑफ 12 बताइए, यानी कि आप मुझे ऐसे नंबर्स बताइए जो कि 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, यानी कि जिनके टेबल में 12 आता है। सो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे फैक्टर्स ऑफ 12 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछती हूं फैक्टर्स ऑफ 15 बताइए, तो आप बोलोगे मैम 1, 3, 5 एंड 15, यानी कि इन सब टेबल्स में 15 आता है, या फिर ऐसे नंबर्स जो 15 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ अ नंबर का मतलब है नंबर्स which completely divides the given number, दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अब अगर मैं आपको कहती हूं आप मुझे फैक्टर्स ऑफ 2 बताइए, तो आप कहोगे यार 2 तो सिर्फ 1 और 2 के टेबल पे ही आता है। अगर मैं कहती हूं फैक्टर्स ऑफ 3 बताइए, तो आप कहोगे 1 एंड 3। ऐसे ही 5 के फैक्टर्स बताइए तो 1 एंड 5, 7 के फैक्टर्स बताइए तो 1 एंड 7, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। एक तो नंबर हो गया 1, क्योंकि 1 तो हर किसी को डिवाइड कर देगा ना, 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं, और एक वो नंबर खुद, यानी कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी के सभी हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ये सभी के सभी हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर है? सो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ये सभी के सभी क्या हैं? हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ओके। अब कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो कि प्राइम नहीं होते, यानी कि एवरी नॉन प्राइम नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि यहां पर हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स पॉसिबल हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर्स पॉसिबल हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 4, तो आप बोलोगे 1, 2 एंड 4, तो यहां पर हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स पॉसिबल हैं। सो इसीलिए ये क्या है? 4 हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर है। ये हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर है। सो एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो 4, देन 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। क्लियर? चलिए, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। आप मुझे बताइए कि मैंने जब आपको प्राइम नंबर सिखाए और मैंने आपको कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में सिखाया, मैंने 1 का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। मैंने फैक्टर्स ऑफ 1 के बारे में आपको कुछ नहीं बताया। मैंने ना प्राइम नंबर्स में बताया, ना कॉम्पोजिट नंबर्स में बताया। तो अब आप मुझे बताइए कि 1 आखिरकार है क्या? वो प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? अगर इवन ऑड की बात करें तो 1 एक ऑड नंबर है, लेकिन प्राइम और कॉम्पोजिट की अगर बात करें तो 1 क्या है? प्राइम है या कॉम्पोजिट है? जल्दी से सोचिए, फास्ट, जल्दी से। देखो, प्राइम और कॉम्पोजिट पता लगाने का तरीका है फैक्टर्स की हेल्प से। सो आप मुझे 1 के फैक्टर्स बताइए, फैक्टर्स ऑफ 1 बताइए। चलिए,
यानी कि ऐसे नंबर्स जो हमारे 1 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 हमारा किस किस के टेबल में आता है, तो वो तो बेचारा सिर्फ 1 के ही टेबल में आता है, यानी कि इसके फैक्टर्स तो सिर्फ एक ही है। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें, अगर हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होते हैं तो वो नंबर हमारा प्राइम नंबर होता है, तो वो हमारा प्राइम नंबर होता है ना। अगर हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स ग्रेटर देन 2 होते हैं तब वो नंबर हमारा कॉम्पोजिट नंबर होता है, राइट। लेकिन यहां पर तो हमारे क्या है, सिर्फ एक ही फैक्टर है, सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि 1 जो है हमारा वो एक स्पेशल नंबर है, वो हमारा ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, नॉर कॉम्पोजिट। क्लियर, इजी, सिंपल, राइट, समझ आया सभी को। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब नंबर्स के बारे में तो हमने ढेर सारी बातें कर ली, अब आते हैं नंबर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और डीप में बात करने, और हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब नाम सुन के ना बहुत ही अजीब लग रहा है कि यार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इतना बड़ा नाम, इतना भयानक नाम, पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। कुछ नहीं है भाई, हमने जूनियर क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है, वही है, सिर्फ और सिर्फ वही है, और कुछ नहीं है, बस नाम बदल दिया है, नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं तो बड़े बड़े नाम पढ़ेंगे हम, है ना। बस कॉन्सेप्ट वही है। सो देखिए भाई, यहां पर वही लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ नहीं है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन है जो हम अपनी जूनियर क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं। सो यहां पर देखिए क्या लिखा है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड as a product of its primes and this factorization is unique. Obviously अगर मुझे 6 को लिखना है तो मैं उसको 2 into 3 ही लिखूंगी, लेकिन मैं उसका ऑर्डर चेंज कर सकती हूं, मैं इसको 3 into 2 भी लिख सकती हूं, है ना। लेकिन इसके फैक्टर्स तो सेम ही रहेंगे, 2 और 3 ही रहेंगे इसके फैक्टर्स, है ना। मैं इसको प्राइम फैक्टर्स इसके चेंज नहीं कर सकती हूं, राइट। सिमिलरली अगर मुझे 12 को लिखना है तो मैं 2 into 2 into 3 लिखूं, चाहे 3 into 2 into 2 लिखूं, चाहे 2 into 3 into 2 लिखूं, बात एक ही है। यानी कि मैं इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 के अलावा और कुछ नहीं लिख सकती हूं, वो हमारा यूनिक है, बट ऑर्डर हमारा चेंज हो सकता है, ऑर्डर कैन बी चेंज्ड, ऑर्डर कैन बी ऑल्टर्ड, चेंज कर सकते हैं, ओके, राइट। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कुछ नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, ओके। चलिए अब बात करते हैं, अब भाई प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो गई तो HCF और LCM भी हमारे पास आएगा, है ना। अब देखो HCF क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन रहती है, कोई बात नहीं, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगी, ध्यान से सुनना। देखो HCF क्या होता है, फुल फॉर्म से समझते हैं। HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे कहती हूं आप मुझे फैक्टर्स ऑफ 6 बताइए और आप मुझे फैक्टर्स ऑफ क्या बताइए, चलिए आप मुझे बता दीजिए 12, ठीक है जी, ओके। सो 6 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 3 एंड 6, और 12 आता है 1 2 3 4 6 एंड 12। सो आप मुझे अब इनके कॉमन फैक्टर्स बताइए, अब आप मुझे इनके कॉमन फैक्टर्स बताइए। तो इनके कॉमन फैक्टर्स हैं 1 देन 2 3 एंड 6, ये सारे इनके क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं। अब आप मुझे इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन फैक्टर्स के बीच में से सबसे बड़ा फैक्टर विच इज 6, और यही हमारा HCF है, HCF ऑफ 6 एंड 12, यही हमारा क्या है, HCF ऑफ 6 एंड 12। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर HCF ऑफ 8 एंड 12, चलिए HCF ऑफ 8 एंड 12 वो क्या होगा, वो क्या होगा, देखिए 8 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो 1 2 4 एंड 8, 12 के फैक्टर्स देखें तो 1 2 3 4 6 एंड 12, कॉमन फैक्टर्स देखेंगे तो 1 2 एंड 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो वो हो गया 4, सो आंसर इज 4,
आंसर इज 4, बस और कुछ भी नहीं है। सो यही सेम चीज यहां पर इन्होंने मेंशन करी हुई है कि HCF ऑफ द गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अमंग द ऑल फैक्टर्स, बस। और HCF को हम GCD भी कह देते हैं, जिसका मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो HCF या फिर GCD को कुछ भी कह सकते हो, राइट? ठीक है, HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD की फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, चलिए अब आप कहोगे कि मैम ये तो छोटे छोटे नंबर्स थे, इनका तो हम HCF बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। अगर बड़े बड़े नंबर्स आ गए तो क्या करें भाई? आ गए तो क्या करें? चलिए जी देख लेते हैं। सो अगर मान लो हमें HCF निकालना है सपोज 36 एंड 72 का, ठीक है, अगर हमें HCF निकालना है सपोज 36 एंड 72 का, तो हम क्या करेंगे? चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूं। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे? देखिए 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 के टेबल में गया 12 पे, फिर से गया ये 3 के टेबल में 3 पर, और ये अगेन 3 पर, ठीक है। फिर 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के टेबल में जाएगा 36 पे, फिर से 2 के टेबल में गया 18 पे, 2 के टेबल में गया 9 पे, 3 के टेबल में 3 एंड अगेन 3। So 36 can be written as, देखिए 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2. 72 can be written as 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2. अब देखो HCF हमें निकालना है, HCF. So HCF यानी कि यहां पर इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन जब हम पावर्स की बात करेंगे तब हम लीस्ट पावर देखेंगे। जब हम पावर्स की बात करेंगे तब हम लीस्ट पावर देखेंगे, उल्टा। फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन जब निकालने की बात आएगी तब हम लीस्ट पावर देखेंगे। यानी कि आप ध्यान से देखिए कि यहां पर हमारा बेस है 2, यहां पर बेस 2 है, ये इसकी लीस्ट पावर है। 2 की पावर 2 छोटी है और पावर 3 बड़ी है, सो यहां पर लिख दिया 2 रेज टू पावर 2। यहां पर देखिए, यहां पर 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2, पावर सेम है तो ये आ गया, यानी कि 4 into 9 which is 36, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो ये चीज याद रखनी है कि HCF निकालते वक्त हम हमेशा लीस्ट पावर देखेंगे, हम हमेशा छोटी वाली पावर को काउंट करेंगे, ओके, बड़ी वाली पावर को नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। सो अगर HCF ऑफ 36 एंड 72 पूछा जाएगा तो ये हमारा आंसर है, ठीक है जी, क्लियर है सभी को, राइट? चलिए अब बात करते हैं LCM की। सो ये LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है मल्टीपल, इसका मतलब समझते हैं। मल्टीपल ऑफ अ नंबर, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। तो देखो अगर मैं आपको कहती हूं कि आप मुझे मल्टीपल्स ऑफ 6 बताइए, मल्टीपल्स ऑफ 6, तो मल्टीपल वर्ड से ही समझ आ रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 में मल्टीप्लाई करते जाइए। 6 into 1, 6 into 2, 6 into 3, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 6 के टेबल में आते हैं, यानी कि 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो 6 के टेबल में आते हैं, या फिर ऐसे नंबर्स जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना। सो मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर का मतलब है नंबर्स which are completely divisible by given number, दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहे हैं, ओके, ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछती हूं मल्टीपल्स ऑफ 3, तो आप बोलोगे मैम 3, देन 6, देन 9, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ रही हूं कि मुझे अब इनके कॉमन मल्टीपल्स बताइए, मुझे आप इनके कॉमन मल्टीपल्स बताइए, तो इनके कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? 6 है इनका कॉमन मल्टीपल, फिर 12 है ना, फिर उसके बाद 18 भी आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं कहती हूं आप मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए, यानी कि कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा नंबर, दैट इज 6, यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या हो गया? LCM हो गया 6 और 3 का।
LCM ऑफ 6 and 3. So LCM ऑफ 6 and 3 का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. खत्म. अब कहोगे मैम ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, बड़े बड़े नंबर्स का क्या करें? तो चलिए जी फिर से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब अगर हमें LCM निकालना हो 36 और 72 का, तो फिर से हम प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा लेंगे. फिर से हम क्या लेंगे भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा लेंगे. ओके, अब प्राइम फैक्टराइजेशन का हम सहारा ले रहे हैं तो हमने ऑलरेडी यहां पर किया हुआ है, बार बार करने की जरूरत नहीं है. 36 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2 एंड 72 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2. LCM निकालते वक्त देखिए, LCM की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो यहां पर हम इसका उल्टा, हम इसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे. हम क्या देखेंगे? हाईएस्ट पावर. सो यहां पर हम देखेंगे 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2 दैट इज 72. ये हमारा आंसर है. ये हमारा आंसर है. ठीक है, यानी कि LCM ऑफ 36 एंड 72 इज 72. ठीक है, क्लियर है, इजी, सिंपल, राइट. समझ आया या नहीं आया? आया. अच्छा, अब इन दोनों एग्जाम्पल से आपने क्या एक चीज ऑब्जर्व करी? इन दोनों एग्जाम्पल से आपने ऑब्जर्व किया कि अगर हम LCM ऑफ 36 एंड 72 की बात कर रहे हैं तो वो आ रहा है 72, और HCF ऑफ 36 एंड 72 की बात कर रहे हैं तो वो आ रहा है 36. ये हमने देखा. यानी कि अगर मैं बोलती हूं, अगर मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. HCF ऑफ A, B A है, ठीक है, और LCM ऑफ A, B B है. तो इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब है कि B इज अ मल्टीपल ऑफ A या फिर A इज अ फैक्टर ऑफ B. देखिए, ये जो एग्जाम्पल हमने देखा यहां पर भी तो यही देखा कि अगर हमारा 72 जो है वो 36 का एक मल्टीपल है, 36 के टेबल में 72 आता है, या फिर 36 जो है वो 72 का एक फैक्टर है, 36 जो है वो 72 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है. सो अगर कभी ऐसा होता है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप बहुत आराम से ये लिख सकते हो कि HCF हो जाएगा A और हमारा LCM हो जाएगा B. सो ये क्वेश्चन 1 मार्कर बहुत बार पूछ लिया जाता है. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM. अगर हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है. अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स के हम HCF और LCM के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है? HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली वैलिड फॉर टू नेचुरल नंबर्स. अगर दो से ज्यादा नेचुरल नंबर्स के HCF LCM के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये रिलेशनशिप काम नहीं करता है. यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM. ये रिलेशनशिप आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है. ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी हमारा बेस है, हमारा फाउंडेशन है, हमारी नींव है. ओके, अगर नींव मजबूत है तो इमारत भी अपने आप स्ट्रांग बनेगी. सो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, चलो. सो बोल रहे हैं फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड देयर LCM. ओके, सो सबसे पहले अगर हमें HCF ऑफ 96 एंड 404 कैलकुलेट करना है तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. सो 2 के टेबल में जाएगा 4 एंड 8, फिर से 2 के टेबल में 24, फिर से 2 के टेबल में 12, देन 2 के टेबल में जाएगा 6 पर, फिर से 2 के टेबल में 3 एंड 3 के टेबल में गया 1 पर. फिर हमें करना है 404 का. सो 2 के टेबल में 202, फिर से 2 के टेबल में 101, देन अब ये जाएगा 101 किस पे जाएगा भाई?
किसी पे नहीं जाएगा, है ना, 101 एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलिए, so 96 can be written as 1 2 3 4 5, so 2 raised to power 5 into 3, and 404 can be written as 2 raised to power 2 into 101। अब देखिए, हमें निकालना है HCF, तो हम क्या देखेंगे, लीस्ट पावर देखेंगे। हम क्या देखेंगे, लीस्ट पावर देखेंगे, यानी कि 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, 2 raised to power 2। अब देखिए यहां पर, अब आप बोलोगे कि मैम यहां पर तो 3 की पावर 1 है, तो बच्चे यहां पर हम 3 की पावर 0 ऐसे भी तो सोच सकते हैं, है ना, बिकॉज एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1 ओनली। सो इसका मतलब है कि 3 रेज टू पावर 0 आएगा यहां पर। सिमिलरली यहां पर हम 101 की पावर 0 बोल सकते हैं, तो 101 की पावर 0 आएगी। सो इसीलिए हमारा आंसर हो जाता है 4, यानी कि हमारा HCF आ गया 4। अब आपसे बोला है कि हेंस फाइंड द LCM। हेंस फाइंड द LCM का मतलब है कि LCM जो है वो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं फाइंड करना है, अब आपको कुछ रिलेशनशिप यूज करके फाइंड करना है ना। सो यानी कि अब आप रिलेशनशिप तो जानते ही हैं कि दो नंबर्स का अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो और HCF इंटू LCM कर रहे हो तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू LCM। सो ये हो गया 101। सो हमारा LCM हो जाएगा 96 इंटू 101, ये आपका आंसर है। आप इसका प्रोडक्ट निकालकर चेक कर सकते हैं। ओके, राइट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ आया HCF LCM क्या होता है, कैसे निकालना होता है। अब इतना तो सबको समझ आ जाता है ना, इतना तो सबके भेजे में घुस जाता है, लेकिन जब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई HCF फाइंड करें या LCM फाइंड करें। भाई बचपन से इस दुविधा में सब फंसे हैं, है ना, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी कि इस दुविधा का हल क्या है। ओके, देखो, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round, यानी कि वो एक गोल चक्कर घूम रही है, तो पॉइंट A से मान लो स्टार्ट कर रही है और उसको टोटल 18 मिनट लगते हैं उस पूरे गोल चक्कर को घूमने में। ओके, While Ravi takes 12 minutes for the same, रवि को पूरा गोल चक्कर घूमने में 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट ए से शुरू कर रहे हैं, सेम टाइम पर शुरू कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम टाइम, सेम पॉइंट, सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स will they meet again at the starting point, यानी कि पॉइंट ए पर वापस से वो कब आकर मिलेंगे। तो देखिए, मैं पॉइंट ए से, मतलब सोनिया पॉइंट ए से शुरू करती है और 18 मिनट में फिर से पॉइंट ए पर आती है। रवि पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और 12 मिनट बाद फिर से पॉइंट ए पर आता है। तो 18 मिनट और 12 मिनट से कम समय में तो वो नहीं आकर मिलेंगे, कम समय में तो वो नहीं आकर मिलेंगे, वो उससे ज्यादा समय पर ही आकर मिलेंगे। तो आप देखिए कि अगर आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालते हो, सपोज आप फैक्टर्स ऑफ 6 निकाल रहे हो और आप मल्टीपल्स ऑफ 6 निकाल रहे हो, ठीक है, चलिए निकालिए जल्दी से, जल्दी बताइए। चलिए क्या है भाई, फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है हमारे, 1 2 3 एंड 6। मल्टीपल्स ऑफ 6 की बात करें तो 6 12 18 एंड सो ऑन। सो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे दिए गए नंबर के या तो बराबर होते हैं या उससे छोटे होते हैं। सो फैक्टर्स जो हमारे होते हैं वो लेस देन और इक्वल होते हैं, और मल्टीपल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मोर देन या फिर इक्वल होते हैं। राइट, ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां से, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। सो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि सोनिया और रवि जो है वो पॉइंट ए पर आकर फिर से जब मिलेंगे तो वो 18 मिनट और 12 मिनट के बाद ही मिलेंगे, उससे पहले तो नहीं मिल सकते, है ना, उससे पहले तो नहीं मिल सकते पॉइंट ए पर फिर से। सो बाद में मिलेंगे, यानी कि बड़े नंबर पर मिलेंगे। बड़े नंबर की बात हो रही है तो LCM की बात हो रही है, यानी कि मल्टीपल्स की बात हो रही है। मल्टीपल्स की बात हो रही है तो LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है। तो ऐसे ही समझना है, यानी कि आपको निकालना है LCM ऑफ 18 एंड 12 विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स आफ्टर विच they will
meet. Okay, so 18 को हम लिख सकते हैं 2 into दिस विल बी 3 into 3, यानी कि 2 into 3 raised to power 2. फिर 12 को हम लिख सकते हैं 2 raised to power 2 into 3. सो LCM निकालते वक्त हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, है ना, हम हाईएस्ट पावर देखते हैं. सो 2 raised to power 2 into 3 raised to power 3, दैट इज 4 into 9 which is 36. यानी कि वो दोनों फिर से 36 मिनट्स बाद आकर मिलेंगे. वो फिर से पॉइंट ए पर 36 मिनट्स बाद पहुंचेंगे और वो मिल जाएंगे. सो 36 मिनट्स में सोनिया के तो 2 ही राउंड हो पाएंगे और रवि बेचारा इतने में 3 राउंड भाग लेगा, है ना जी, क्योंकि रवि की स्पीड ज्यादा है, वो कम समय में कवर कर रहा है ना. सो इतना क्लियर है. अगर आपसे नंबर ऑफ राउंड्स पूछा जाए कि कितने राउंड्स लेंगे सोनिया और रवि, सो आप बोल सकते हैं कि सोनिया जो है वो 2 राउंड्स ले रही है और रवि जो है वो 3 राउंड्स ले रहा है. ठीक है, अगर राउंड्स पूछा जाए तो ऐसे आप अपने राउंड्स भी बता सकते हो. ओके, क्लियर हुआ. सो ऐसे सोचना है, रटना नहीं है. बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि अरे मैक्सिमम वर्ड देखा तो HCF, मिनिमम वर्ड देखा तो LCM. नहीं, सोचिए कि जो आपका आंसर आ रहा है वो दिए गए नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा. अगर बड़ा होगा तो मल्टीपल्स के बारे में बात हो रही है, अगर छोटा होगा तो फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है, और अगर फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है तो HCF निकलेगा, मल्टीपल्स के बारे में बात हो रही है तो LCM निकलेगा. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन बैंड ऑफ 32 मेंबर्स. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब maximum word आ गया, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे HCF. वेरी गुड. कभी कभार ये तुक्का काम कर जाता है, बट कभी कभार ये तुक्का गलत भी हो जाता है. तो आप सोचो यार कि अगर आपके स्कूल में 50, मतलब आपकी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं और उनको रोज में कॉलम्स में खड़ा करना है, तो क्या आप 50 कॉलम्स बनाओगे या आप 50 रोज बनाओगे? नहीं, जितने लोग हैं उससे कम कॉलम्स या कम रोज बनेंगी, है ना. सो यानी कि जितने हमारे पास लोग हैं उससे कम कॉलम्स बनेंगी. कम की बात हो रही है, कम की बात हो रही है तो हम फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं. कम की बात हो रही है तो फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हमें बताना है तो वो हो जाएगा HCF ऑफ 616 एंड 32. सो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए. 2 के टेबल पे जाएगा किस पे? 308, फिर से 2 के टेबल पे गया 154, फिर से 2 के टेबल पे गया 77 एंड 7 के टेबल पे 11, 11 के टेबल पे 1. फिर 32 का कर लीजिए. 2 के टेबल पे गया 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 and this is 1. So 616 can be written as 2 raised to power 3 into 7 into 11 and 32 can be written as 2 raised to power 5. So HCF निकालना है, यानी कि हम लीस्ट पावर के बारे में बात करेंगे. So इसका मतलब है 2 raised to power 3 which is 8. दिस इज आवर आंसर. यानी कि 8 कॉलम्स बनेंगे. जो ये हमारी आर्मी है उनको अगर कॉलम्स में खड़ा करना है सो हम 8 कॉलम्स बनाएंगे और सारे के सारे लोग हमारे खड़े हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर है. सो ऐसे ही सोचना है. फैक्टर्स और मल्टीपल्स का मतलब क्लियर होना चाहिए, राइट? चलिए, सो ऐसे क्वेश्चंस बच्चे दे आर इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं. ठीक है, चलिए अब चलते हैं आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, प्रूव दैट रूट 2 इज इरैशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज इरैशनल. तो भाई वो कैसे करें, है ना? तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है. हम डिवाइड करके नहीं दिखाएंगे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नहीं. हम मैथमेटिकल रीजन देंगे, मैथमेटिकल प्रूफ देंगे उसके पीछे, और उसके लिए हमें इस रिजल्ट को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. और ये रिजल्ट हमें क्या कहता है, ध्यान से देखिए. ये हमें कहता है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर. हमारे पास P एक नंबर है जो कि प्राइम नंबर है. ठीक है, और वो कह रहा है कि अगर P जो है डिवाइड कर रहा है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A.
और a हमारा यहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ये एक नेचुरल नंबर है। कंफ्यूज नहीं होना है जहां कहीं पर भी पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर आ जाए। पॉजिटिव इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर इज अ होल नंबर। ओके, सो ये हमारा रिजल्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रख लीजिए। देखिए, p हमारा एक प्राइम नंबर होना चाहिए, a हमारा कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर p हमारा डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, सो फॉर एग्जाम्पल अगर 2 डिवाइड कर रहा है हमारा किसको, 16 को, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, देन 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करता है। देखिए सही तो है, यहां पर 2 हमारा प्राइम नंबर है और यहां पर 4 हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है ना। एक और एग्जांपल देखिए, इफ 5 डिवाइड्स 100, किसको डिवाइड कर रहा है, 100 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है। सो ये हमारा क्या है, 5 प्राइम नंबर है, 10 हमारा कोई नेचुरल नंबर है। सो इसका मतलब 5 जो है वो 10 को भी डिवाइड करेगा। सही तो बात है, 5 जो है वो 10 को भी डिवाइड कर रहा है। अब जब भी मैं ये रिजल्ट पढ़ाती हूं ना, हर किसी ना किसी एक बच्चे का ना सवाल आता है कि मैम आप ध्यान से देखिए कि 4 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना। तो अब मैं कहूंगी बच्चे, यहां पर देखिए ये क्या हमारा प्राइम नंबर है, चलो ये तो हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या ये हमारा प्राइम नंबर है जो आप ये रिजल्ट लगाने का सोच रहे हो। सोचो, यहां पर हमारा क्या होना चाहिए भाई, प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना। यहां पर तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो इसीलिए हम जो ये लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं देन 4 डिवाइड्स 2, फिर अटक जाते हैं कि अरे बाप रे 4 तो हमारे 2 को डिवाइड ही नहीं करता, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है ना, नहीं है ना पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो नॉन प्राइम नंबर है, वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये रिजल्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए यूज होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं करनी है। सो यहां पर ये रिजल्ट काम नहीं करेगा। ओके जी, चलो, सो ये रिजल्ट याद हुआ। अब इसी रिजल्ट के मदद से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पेपर का बनता है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जाता है कि भाई प्रूव कर दो कि √2 इर्रेशनल नंबर है। अब कैसे करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की मदद से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि आपने जो चीज प्रूव करनी है उसका उल्टा मान लिया और फिर अपनी ही कही बात को गलत साबित कर दिया। तो अपनी ही कही बात को अगर हम गलत साबित कर देते हैं तो उसको कहते हैं कि हम उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, हम कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। ओके, सो यहां पर हम मान लेते हैं सबसे पहले प्रूफ लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब √2 अगर एक रैशनल नंबर है, so this implies it can be written in p/q form. So जहां पर where p and q are co-prime integers. Co-prime integers का मतलब होता है कि उनका HCF जो है वो हमारा 1 होगा, यानी कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई नंबर है 2/4 तो उसको हम बड़े आराम से लोएस्ट फॉर्म में करके 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको ब्रेक करके 1/2 कर रहे हैं, यानी कि हम को प्राइम इंटीजर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, जहां पर q हमारा 0 के बराबर नहीं है, राइट। ठीक है, अब अगर मैं क्या कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं और अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 2q² विच इज इक्वल टू p²। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 6 को लिख रही हूं 2 into 3, ठीक है, अगर मैं 6 को लिख रही हूं 2 into 3 तो इसका क्या मतलब है कि 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है ना, 2 डिवाइड्स 6 या फिर 3 डिवाइड्स 6, है ना। सो यहां पर भी अगर मैं बोल दूं कि 2 डिवाइड्स p² तो क्या गलत है, 2 into q² इज इक्वल टू p² हम लिख पा रहे हैं ना, तो मैं बोल सकती हूं कि 2 डिवाइड्स p²।
तो यहां पे मैंने बोल दिया दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अब देखिए यहां पर 2 हमारा प्राइम नंबर है और p हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है, को प्राइम इंटीजर है, HCF निकाल रहे हैं। जब भी हम HCF LCM निकालते हैं हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का यानी कि नेचुरल नंबर्स का निकालते हैं। सो P और Q हमारे क्या हैं यहाँ पर भाई, यहाँ पर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यानी कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है ना। सो आप देख सकते हो कि 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, P हमारा एक नेचुरल नंबर है। सो ये वाला रिजल्ट काम आ सकता है, यानी कि हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स P, ठीक है जी। अब अगर 2 हमारा P को डिवाइड कर रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2 इंटू M, जहां पर M हमारा कोई भी इंटीजर है ना। लिख सकते हैं अगर मैं कहती हूं कि 2 डिवाइड्स 14 तो आप लिख सकते हो ना 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7, लिख सकते हो ना। सो सिमिलरली 2 डिवाइड्स P, 2 जो है वो P को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं P को 2 इंटू M, जहां पे M हमारा कोई भी इंटीजर है। सो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके राइट, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अब क्या कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, यानी कि P इज इक्वल टू 2M, तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 4M स्क्वायर। अब देखिए यहां पर अगर मैं इसको मान लेती हूं इक्वेशन स्टार, सो अगर आप पुट वैल्यू ऑफ P स्क्वायर इन स्टार इक्वेशन में पुट करें तो क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4M स्क्वायर। सो 2 से 2 कैंसिल, सो यानी कि Q स्क्वायर इज रिटन एज दिस। इसका मतलब है 2 जो है वो Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर। अब 2 यहां पे प्राइम है, Q यहां पे नेचुरल नंबर है, सो इसका मतलब है कि 2 डिवाइड्स Q, है ना, इसका ये मतलब है। यानी कि यहां पर इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। सो 1 और 2 से आप क्या देख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 what you can see is, आप क्या देख सकते हो कि 2 डिवाइड्स बोथ P and Q, यानी कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ P and Q, है ना जी। यही मतलब है ना कि अगर मैं बोल रही हूं कि 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है तो 2 क्या है, 6 का एक फैक्टर है। 2 जो है वो 12 को भी डिवाइड करता है तो 2 क्या है, 12 का एक फैक्टर है। सो सिमिलरली 2 इज अ फैक्टर ऑफ P and Q। लेकिन हमने तो यहां पर बोला था कि ये को प्राइम इंटीजर्स हैं जिनका फैक्टर 1 होता है, जिनका फैक्टर 1 होता है, यानी कि HCF 1 होता है। और यहां पर तो हमने दिखा दिया कि 1 से बड़ा भी एक फैक्टर है। सो इसका मतलब है कि जो हमने बात यहां पर बोली है हमने उसी को गलत साबित कर दिया, है ना। सो हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज आर अजम्पशन, जो चीज हमने मानी है, जो चीज हमने अज्यूम करी है, इज रॉन्ग। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये चीज गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन है। सो इसका मतलब है हेंस रूट 2 इज नॉट रैशनल, जो चीज हमने मानी है वो गलत है, तो इसका मतलब है कि रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर एंड हेंस प्रूव्ड। यही चीज प्रूव करनी थी एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर, इजी। सो बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये तो डेफिनेटली कोई और क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन तो हर बार मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आता ही है। सो रूट 2, रूट 3, रूट 5 कुछ भी अगर आ जाए, अब आप ऐसे ही करोगे, सेम यही स्टेप्स फॉलो करोगे। बस फर्क इतना है कि रूट 3 दे दिया तो 2 की जगह हर जगह 3 आ जाएगा, रूट 5 दे दिया तो हर जगह 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, सपोज ये 2 प्लस रूट 3 इरैशनल है। सो यहां पर बार बार ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप सीधा लिख सकते हो कि रूट 3 जो है वो एक इरैशनल नंबर है, ठीक है, और 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है।
सो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर आंसर इरैशनल आता है। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क का आता है तब आप ऐसे लिखोगे। अगर यही सेम क्वेश्चन आपको एज 3 या 4 मार्क का दे दिया जाए तो सबसे पहले आप प्रूव करोगे कि √3 इरैशनल है। जैसे अभी हमने प्रूव किया वैसे आप प्रूव करोगे कि √3 इरैशनल है, और उसके बाद यही सेम कहानी फिर से यहां पर लिख दोगे। ठीक है, सो ये 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा। राइट, क्लियर हुआ? चलिए, सो विद दिस बच्चे आज का सेशन यहीं पर फिनिश होता है एंड आई होप आप सभी को फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि मैम एनसीईआरटी में तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम भी दिया गया है, तो वो सीबीएसई के सिलेबस से हट चुका है, इसीलिए वो हमने इस सेशन में डिस्कस नहीं किया है। सो अब हम मिलेंगे किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।